हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज कहानी में हम बात कर रहे हैं का जो सीरीज कहानी की चल रही है उसमें हम बात कर रहे हैं अमृतसर आ गया कहानी की। इसके पहले हम जितने भी यूजीसी नेट के सिलेबस में कहानी लगी हैं उन सभी कहानी प्रकाशन वर्ष और पत्रिका पहले देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी पहली कहानी है, 1901 में प्रकाशित हुई है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। दूसरी है चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 प्रकाशन वर्ष से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली कहानी है 1907 में प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907-08 में प्रकाशित हुई है, जमाना पत्रिका में। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी 1928 या 29, आपको जो भी एग्जाम में मिले उसी में आपको टिक करना है, या 28 हो या 29 हो। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में आएगा, ऐसा कभी होगा नहीं। अगर होगा तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अपना अपना भाग्य कहानी 1929 प्रकाशन वर्ष है, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह कहानी 1933 में प्रकाशित हुई है, चांद पत्रिका में। गैंग्रीन या रोज कहानी, गैंग्रीन के दो नाम हैं, गैंग्रीन या रोज, 1934 में प्रकाशित हुई है। राही कहानी 1947 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रकाशन वर्ष है, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आगे हम देखते हैं परिंदे कहानी, जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है कि प्रकाशन वर्ष 1960 है या 57। हंस पत्रिका में प्रकाशित है। अगर आपको परिंदे कहानी पूछे तो आपको 1957 टिक करना है। अगर आपको परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो 1960 में टिक करना है। कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 या 58। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1957 या 58। लाल पान की बेगम कहानी है 1957, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राजा निर्बंसिया, जो हम कहानी पढ़ चुके हैं, 1957 या 58 कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी है 1958 प्रकाशन वर्ष है, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पिता कहानी है 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी है 1970 प्रकाशन वर्ष है। अमृतसर आ गया 1973 प्रकाशन वर्ष है। अब हम चलते हैं, हमने जितने यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको जो 21 कहानी 20 लगी हुई हैं, जितने 20 कहानियां हैं, इनके जितने राइटर हैं, वो राइटरों का क्रम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि आपको बताइए कौन पहले से बात के क्रम में। तो हम इसका जन्म काल भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऊपरी सतह से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बिल्कुल भी ना छूटे, वो छूटना आपको एग्जाम से अपने आप को बाहर करने जैसा है। देखते हैं माधवराव सप्रे 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमण सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञेय का जन्म है 1911, भीष्म साहिनी 1915, परेश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोपते 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936। इसके बाद में हम चलते हैं दृष्टि वाले फैक्ट में। देखते हैं हम दृष्टि वाली बुक से हम कि अमृतसर आ गया कहानी जो है वो पटरियाँ कहानी संग्रह 1973 में प्रकाशित है। आप पटरियाँ में, और पटरियाँ कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानी संकलित हैं वो हम देखते हैं। टोटल 14 कहानी संकलित हैं। देखते हैं, पहली है पटरियाँ, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता,
इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा। आप ये मत सोचिए कि ऐसा है कि किस कहानी संग्रह में प्रकाशित, सिर्फ वही पूछा जाता है किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है, उसमें कौन कौन सी कहानी प्रकाशन में और हैं, और किस किस नंबर में आपकी जो कहानी लगी है, ये सभी पूछी जाती हैं। तो पटरियाँ कहानी संग्रह में अमृत सराग्या कहानी संकलित है, दूसरे नंबर पे आती है। इसका हम पहले से इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि मैं शैली में लिखित कहानी अमृत सराग्या भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेले के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। सांप्रदायिक तनाव का विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो जाता है, शायद सबको दंगों की आहट हो जाती है। कौन कौन से स्थान की बात हुई अमृत सराग्या कहानी में? पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा, जिसके निकल जाने के पर बाबू को लगा खतरा कि टल गया है। पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा। देखते हैं इसके पात्र कौन कौन से हैं। मुख्य पात्र हैं कथावाचक जो स्वयं लेखक हैं। लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल है। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान को आज़ाद हो जाने का जोश। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए दिल्ली जा रहा था। हो सकता है कि पूछ ले कि लेखक जो ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो कहाँ के लिए कर रहा था, तो लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। दुबला बाबू दूसरा पात्र है। लेखक कथावाचक का सहयात्री जो लेखक का संभवतः पेशावर का जान पड़ा। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। किसका? दुबला बाबू का। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है। जो दुबला बाबू है उसके मन में यह बैठ जाता है कि जो एक औरत थी, महिला थी, जो ट्रेन में चढ़ रही थी, पठानों द्वारा उसको लात मारा गया, उसके परिवार को ट्रेन से उतरने पर विवश कर दिया गया। उसी को याद कर करके इसके मन में जो है दंश भरा हुआ है। यह अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने को काबू से बाहर पाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। दुबला बाबू का जब अपनी जगह में आता है, अपने इलाके में आता है, तो गुस्सैल बहुत था और उसे गुस्सा आने लगता है। वो अपने गुस्से से अपने काबू से बाहर हो जाता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। जो दुबला बाबू है जो अपने एरिया में आता है तो एक मारे गुस्से के एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। डिब्बे के 3 पठान पात्र हैं। पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने छेद में पठानों के मन का तनाव ढीला था। गौड़ पात्र है सरदार। लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। कौन? लाम जो है विनोद प्रिय है। अधिकतर कोई बात कहकर खी करके हंसने लगता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। जो पठान है दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। बुढ़िया है, नेक दिल है। ट्रेन से मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। जो एक पात्र आता है भिस्ती का उल्लेख है। दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है। महज एक बार ही उसका जिक्र हुआ है। भिस्ती सोच के आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये किसी कहानी के पात्र नहीं है। ये मोहसिन वाले कहानी से मत जोड़ लीजिएगा। ये भिस्ती पात्र देख के ईदगाह कहानी आप समझ जाएं, ऐसा नहीं है। ये भिस्ती पात्र का जो उल्लेख है ये अमृत सराग्या कहानी में भी है। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। उन दिनों में के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे थे। शायद उस समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जाना पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के पल खुलते जाते हैं झुटपुटा और भी गहरा होता चला जाता है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता था कि बम्बई क्यों छोड़ेंगे। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे।
कोई नहीं जानता था कि कौन कौन सा कदम ठीक रहेगा, कौन सा कदम गलत रहेगा। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और गाँव में आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर भी दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी समय इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में आओ। सब घुसे चले आते हैं। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बेरहमो, तुमने तो बहुत बुरा किया है। धक्के देकर उतार दिए उसे। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई। वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा तो दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने पास बैठे सभी लोगों को जायजा ले दिया और सरदार ने उठकर मेरे सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठे पठान साथी पठानों पर ऊपरी बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता है डिब्बा लाश से भरा था। हम कहानी दृष्टि वाली फैक्ट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइन बाई कहानी पूरी। जो कहानी ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा कुछ छोड़ के पढ़ाएं इधर उधर, नहीं, आपको पूरा लाइन बाई लाइन कहानी का वाचन करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कौन सी कहानी, अमृतसर आ गया 1973, जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है। देखते हैं, हम पूरे कहानी का लाइन बाय लाइन वाचन करेंगे। आपको अगर समय नहीं है तो ईयरबड यूज करिए। महिला है पुरुष हैं जो भी अपना अपना काम करते रहिए। सिर्फ पूरी कहानी आप एक दो बार सुन भी लेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता है। देखते हैं हम। कहाँ गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मी की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाया करते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था और आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त के आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है एक और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं है। ये जो कहानी है खुद लेखक ही हैं और जो मैं शैली में लिख रहे हैं बता रहे हैं कहानी कि गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे। बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह में देखने जा रहा था। मैं दिल्ली जा रहा था स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुट में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झुटपुट और भी गहरा चला जाता है।
उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाते थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार उन्हें यही जवाब होता था कि बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा, कौन सा कदम गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश था। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था, और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलकते जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपरी वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरे बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। काले बाबू, ताकत आएगी, अब जैसा हो जाएगी, बीवी भी तेरे साथ खुश खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया, फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं रहता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर की दुम, इधर तुम्हें कौन देखता है। अब तेरी बीवी को कोई बोलेगा तो तू हमारे साथ बोटी तोड़, अब मेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहकर उठा पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात है, आम खाता है, तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। कहते तो कितना बुरा आदमी, हम खा रहे तुम हमारा चेहरा देखते हो। इसीलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल का है। सरदार जी बोले, बोलते ही बोलते खी करके हंसने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोन सीट के पीछे नीचे लटक रही थी। तुम अभी से सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो। चलिए बाबूजी, तुम्हारे हाथ से नहीं लेते हैं। कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करके हंसने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है, फिर कहकर उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते रहे, चढ़ते रहे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी, जो इधर आकर बैठो, तुम्हारे हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा खाने की बातें करेंगे। तुम किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौटा आया। छलछलाते लोटे से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था कि नल पर खड़े और भी लोग 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे में की ओर भागे गए थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैंने देखा तो मैं चौंक गया। मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी छोटी सी तब्दील को मैं भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे।
तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफार्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? जगह नहीं है, बोल दिया। जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा। यूं ही मुंह उठाए घुसे चले आते हैं। आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े होने होकर मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, जगह नहीं है, अगले डिब्बे में जाओ, घुसाते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकते मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता हुआ दिखाई देता है। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता रहा होगा। हम लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजों की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ। वह पीछे पीछे से किसी किसी को कहे जा रहा है। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हे के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दीजिए। कि क्या कर रहे हो? धकेल दो पीछे। और भी लोग चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी सडांस के दरवाजे के साथ लग खड़े थे और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था, हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ, इधर से क्या देखता है? नहीं है, इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ न देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिरों के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी। वहीं वह हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने नीचे की सीट पर बैठा था उसके आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठो बुढ़िया कराए जा रही थी। ए नेक भक्तों, बैठने दो। आजा बेटी, तू मेरे पास आ जा। जैसे जैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमों, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी, उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करके नीचे उतर गईं। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफार्म को लांघते ही आगे बढ़ गई है। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तब मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूटा रहा था। तभी शहर की ओर उठते हुए धुएं, बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे थे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर सभी लोग भाग रहे थे। कहीं दंगा हुआ है, शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई थी और वे लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर को छोड़कर बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का
चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह सब बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया हो। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आधे आ बैठे। नीचे सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यह प्रक्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बों में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा संकित सी लगी। यह स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया कि स्टेशन है वजीराबाद। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया। जब हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब से नसवार की डिबिया निकाली और नाक में नसवार चढ़ाने लगा। अन्य पठान अपनी अपनी डिबिया निकाल कर नसवार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होंठ नजर आते हैं। लगता उनमें में से कोई खोखली आवाज निकल रही हो। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिजती पीठ पर पानी की मस्कल लादे प्लेटफॉर्म लांग कर आया था और मुसाफिर को पानी पिलाने लगा। लो, पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बों में से औरतों और बच्चों के अनेकों हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग मरे हैं। लगता है वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस बर्थ पर पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द हो कि औरत? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है तू? तुम मर्द के नाम पर को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर भी उसने पोस्तों में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुपचाप। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को आम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठ जाना। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूखी चली थी। हकला कर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा था। रात गहरी होने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते थे। कभी रास्ते में ही रुक जाती थी तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता था। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान उगने लगे। जब अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे, बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा सो गई। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनगों की तस्बीह निकाल ली और धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आ रहे। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुर निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने नाना की
मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदल ली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खीखी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसके एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक खटाक का शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं देखता हूँ। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को तेजी देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू और औरत को लात मारता है? अरे हरामजादे तेरी उस ओ बाबू, बक बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुम गाली मत बको। अब तुमने बोल दिया, अब तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मदर, बाबू चिल्लाया, उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस सरदार जी बोलो, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है? बाबू चिल्लाया। ओ हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर से हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर उठ बोली, वे जीड़ जोगे, आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदे हो, कुछ होश करो। बुढ़िया कहती है आराम से बैठो, वे रब बंदे हैं, कुछ होश करो। वो रब के बंदे हैं, कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे। उनमें से छीड़ से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था। अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बे के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफार्म पर खड़े 2-3 खोमचे वाले पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो रहे थे। खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे थे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, ना जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के 3 पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी अगले डिब्बे की ओर बढ़ गई। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छिड़कने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में से लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में एक लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौसले से उस छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों का ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सब के सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ, चिल्ला कर बोला, तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल हो। पर गाड़ी में बहुत भीड़ थी, बहुत नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा और वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूड़ियाँ खा ली और पानी पी लिया और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहाँ उनके
जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे से निकल कर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने की जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़कता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार खर्राटे सुनाई देते थे। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी मेरे सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी बीभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, तो कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठे नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी भी किसी भी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है, यह जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा और झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। डिब्बे में अंधेरा था। तभी मैंने उस तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी को स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे धीमे स्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर नजर लगी रही। फिर मैंने उसे समझा पाने की ओर विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोंचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना और लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी। और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी भी थी। फिर भी मेरी नज़र नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी। नंगे पांव उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़ मुड़ कर देखता रहा और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा, चढ़ आ। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ता दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना आधा हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोल रहा था। जगह नहीं है, बोल दिया। उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और छड़ भर लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के स्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजे खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान से सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गईं। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों हाथ अभी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गई गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की दो तीन धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और दमकते दांत नजर आए। वह दो एक बार या अल्लाह बुदबुदाया और फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, धुंधली सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इसी बीच अंधेरा कुछ और छन गया। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए
और उनमें सफ़ेद दांत की फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण ही होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसों जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। अभी भी शायद वह समझ रहे थे कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे के से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे गिरा और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक ही साथ खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी निकट के डिब्बे खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अब भी फूल रही थी। डिब्बे के अंधियारे कोने में खिड़की के साथ बैठा देखने जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ आया और दरवाजे से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकल जा रही थी। टूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शहर हरकत में आया। एक झटके से उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि हाथों ने खून की तो बू नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया, मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुट छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मानो मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरे बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर उसने चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट हो बाबू, दुबले पतले हो, पर बड़े गुर्द वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमसे। डर का ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। ये रही अमृतसर कहानी। मैंने लाइन बाई लाइन पढ़ दी है, वाचन किया है, और इसके पहले दृष्टि से फैक्ट और कहानी, प्रकाशन वर्ष और जो जितने भी लेखक सिलेबस में लगे हैं सभी का जीवन क्रम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।